हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिव छत्रपति स्टैंडर्ड 4 और इसका लेसन नंबर 3 है मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेज। मतलब ऐसे मराठे सरदार जिनका भोसले जो है उनके फेमस घराने के बारे में आज हम इस लेसन में जान के लेने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है कि आपको भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहेंगी। शिवाजी महाराज कौन है, उनके पूर्वजों का क्या इतिहास है, इन सारे सवालों के ऑलमोस्ट आपको जवाब मिलने वाले हैं इस लेसन में। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। पीरियड ऑफ अनरेस्ट। अनरेस्ट मतलब अशांति, जबकि ऐसा पीरियड है जहाँ पे चारों ओर अशांति फैली हुई थी। तो उस समय में क्या हुआ था? As the saints preached devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. अभी देखो, संत उन्होंने क्या कामगिरी की थी? हमने लास्ट लेसन में पढ़ा हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे विचार लोगों में फैलाए थे, अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताई थी और भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए, भक्ति रखनी चाहिए, ये बातें सिखाई थी। वैसे ही मराठा सरदार जो थे उन्होंने कौन सा ट्रेडिशन शुरू किया था? ब्रेवरी का, ब्रेव होने का, मतलब एकदम शौर्य से भरा हुआ परंपरा उन्होंने शुरू की थी। This was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahilanagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardars in these wars. अभी देखो क्या हुआ था कि एक तरफ तो हमारे सरदार है वो ब्रेवरी का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे और दूसरी तरफ हमारे संत है जो लोगों को अच्छी सीख दे रहे थे, भगवान के प्रति आस्था बनाए रखने की सीख दे रहे थे। उसका जो पीरियड चालू था उस समय का, तो बहुत ही अशांति का था, क्योंकि वहाँ पे जो दो सुल्तान थे, आपको पता है कौन सुल्तान, कौन से? आदिल शाह, बीजापुर का जो आदिल शाह है वो, और अहिल्या नगर का जो निजाम शाह है वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। और उसके लिए वो किसका यूज़ करते थे? मराठा आर्मी, यानी कि मराठी सेना जो थी उसका वो इस युद्ध के लिए, इस वॉर के लिए इन मराठा सरदारों का इस्तेमाल कर लेते थे। द ब्रेव मराठा सरदार्स। अभी ये मराठा सरदार जो है वो कितने ब्रेव थे, तो उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। द मराठा वेर बोथ ब्रेव एंड टफ। दे वेर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स। अभी देखो, ये जो मराठा सरदार है वो बहुत ही ब्रेव थे और साथ ही साथ टफ थे। मतलब एकदम ब्रेव मतलब बहुत शूरवीर थे, और टफ यानी कड़क थे, मतलब एकदम मजबूत थे। और ये लोग कैसे थे? फियरलेस थे, मतलब इन्हें किसी का भी डर नहीं लगता था। और ऊपर से वो लॉयल थे। लॉयल यानी क्या? वो एकदम वफादार थे। किसके प्रति? अपने मास्टर, मतलब उनका चाहे जो भी मालिक हो, उनके मालिक के प्रति वो एकदम से वफादार रहते थे, कभी उनसे गद्दारी नहीं करते थे। They were very proud of their achievements on the battlefield. The brave Maratha soldier, with a spear in hand and a sword at the side, would ride in his Sardar's cavalry. अभी देखो, प्राउड मतलब आपको पता ही है, अभिमान है, और अचीवमेंट्स मतलब प्राप्त करना। बैटलफील्ड मतलब क्या होता है कि युद्ध भूमि। अभी इन लोगों को बहुत प्राउड फील होता था अगर बैटल फील्ड यानी युद्ध भूमि पे वो लोग जो अचीव करते थे, मतलब जो प्राप्त करते थे युद्ध भूमि में, अभी ऑलमोस्ट वो हमेशा जीतते ही थे, इसीलिए उनको उस चीज़ का बहुत प्राउड फील होता था, अभिमान लगता था। द ब्रेव मराठा सोल्जर्स। और ये सोल्जर्स कैसे रहते थे? कैवेलरी मतलब क्या? घुड़सवार सेना। इन मराठा सरदारों के पास जो घुड़सवार थे, यानी कि घोड़े पे सवार होके वो लोग युद्ध पे जाते थे, और उनके दोनों हाथों में सशस्त्र ऐसे हथियार रहते थे, मतलब जैसे कि तलवार हो या भाला हो, ऐसे दोनों हाथ में पकड़ के वो घोड़े पे सवार होके युद्ध भूमि में जाते थे। मतलब आप लोग सोचिए वो कितना ब्रेवली लड़ते होंगे। All the Maratha Sardars had their
own private armies. If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. अभी देखो बच्चों, पहले यही समझ लेते हैं कि ये जो मराठा सरदार है उनके पास उनकी खुद की प्राइवेट आर्मी रहती थी, मतलब खुद की उनकी सेना रहती थी। और ऐसे सरदार अगर किसी सुल्तान के पास जाते थे तो सुल्तान उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे देता था। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी पे रख लेता था। और ये सरदारों को वो क्या करता था, क्या कॉन्फर्ड यानी दे देना, क्या देता था, जागीर देता था। जागीर मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसे, तो ऐसी प्रॉपर्टी देता था कि उसके वजह से वो सरदार वहाँ पे नौकरी करने के लिए रेडी भी हो जाते थे। और वो जो सरदारों को जागीर दी जाती थी, उस जागीर को वो अपनी किंगडम समझ लेते थे सरदार। अभी आगे देखते हैं। द सरदार हु रिसीव्ड सच अ जागीर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ राजा। अभी ऐसे जो सरदार है जिन्हें जागीर मिली है तो वो खुद को क्या समझ लेते थे, उस जागीर का राजा समझ लेते थे, यानी किंग समझ लेते थे। कंसिडर्ड यानी मानना। देयर वेयर मेनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट ऑफ अहिल्यानगर एंड बीजापुर। वहाँ पे अभी जो अहिल्यानगर और बीजापुर के जो कोर्ट्स थे, कोर्ट यानी दरबार, उनके जो राज दरबार थे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेमस मराठा सरदार काम करते थे। द मोर फेमस अमंग देम वेर द जाधव्स ऑफ सिंदखेड़, निम्बालकर्स ऑफ फल्टन, घोरपड़ेज ऑफ मुधोल, मोरेज ऑफ जावली, भोंसलेज ऑफ वेरूल। अभी वहाँ पे जो जितने फेमस सरदार थे उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे वहाँ पे, सिंदखेड़ के जादव, मतलब सिंदखेड़ नाम के जो गांव है वहाँ के जो जादव थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे। फिर उसमें और थे कौन, फल्टन, निम्बालकर जो फल्टन से थे, घोरपड़े थे जो मुधोल से थे, और मोरे थे जो कि जावली से थे, और भोसले जो कि वेरुल से थे। द सिंदखेड़ जादव वेर डिसेंडेंट्स ऑफ द यादव ऑफ देवगिरी। अभी डिसेंडेंट्स मतलब कौन, वंशज। तो सिंदखेड़ के जो जादव थे वो किसके वंशज थे, वो यादव, देवगिरी नाम के जो गांव के रहवासी थे जिनका नाम था यादव, तो वो यादवों के एक्चुअल वंशज थे, लेकिन यहाँ पे सिंदखेड़ में आके वो जादव हो गए। अभी देखो इनका हिस्ट्री क्या हो रहा है। जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखोजीराव जाधव ऑफ सिंदखेड़। आपको तो पता ही है शिवाजी महाराज कौन है, तो उनकी जो माँ साहेब थी उनका नाम है जीजाबाई। तो ये जीजाबाई किसकी लड़की थी, वो लड़की थी लखोजीराव जाधव करके जो सिंदखेड़ के थे, उनकी वो बेटी थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रेडिशन ऑफ वैलर। वैलर मीन्स वीरता। वीरता की ये जो परंपरा आई है उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। ऑल दिस सरदार्स वेर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वेर सॉन एनिमीज ऑफ वन अनदर। अभी देखो बच्चों, ये सारे सरदार, जितने भी सरदार हैं वो बहुत ही ब्रेव थे, लेकिन वो एक दूसरे के सॉन एनिमी मतलब कौन, कट्टर शत्रु थे। दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल। अभी यूनाइट मतलब इकट्ठा आना या एकत्रित होना। वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि हम लोग इकट्ठा आ जाए या हम लोग एकत्रित होके हमारे लोगों के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा वो लोग कभी नहीं सोचते थे। So all their valor and bravery serve the interest of others। और इनकी इसी सोच के वजह से क्या होता था कि इनका जितना भी ब्रेवरी है, मतलब शौर्य है या वॉलर है, वीरता है, वो किसके काम आती थी, और मतलब जो दूसरे लोग थे उनके काम आती थी। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉरलाइक स्पिरिट स्पेशली अमंग द यंग। अभी देखो अगर ऐसा भी था कि मतलब वो एक दूसरे के कट्टर शत्रु भी थे,
फिर भी उन्होंने एक लड़ाकू भावना जो रहती है, मतलब वॉरलाइक स्पिरिट मतलब क्या, लड़ाकू भावना, मतलब लड़ाई करने के लिए भी एक स्पिरिट लगता है ना, कोई भी उठ के ऐसा लड़ाई नहीं कर सकता है कि युद्ध भूमि में किसी को अगर छोड़ दिया और उसके अंदर वो वॉरलाइक ही नहीं होगा तो वो लड़ ही नहीं सकता है। तो उन्होंने अपने अंदर ये जो लड़ाकू भावना है उसे जीवित रखा हुआ था, और ऑलमोस्ट ये स्पिरिट जो था वो यंग वंस में था, जो यंग जनरेशन थी उनमें ज़्यादा था। Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. अभी देखो बहुत सारे जो फेमस सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया था, ऐसा ये जो ट्रेडिशन है कि मतलब लड़ाकू वृत्ति वाला या फिर ये जो वीरता वाला जो ट्रेडिशन उन्होंने अपने फैमिलीज़ में बनाया रखा था, जीवित रखा था। मतलब वो और उनके आगे की जो भी जनरेशन है वो ब्रेव ही रहेगी, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी। अमंग द फेमस फैमिलीज ऑफ द भोसलेज ऑफ वेरुल शो ग्रेट ब्रेवरी एंड एंटरप्राइज। अभी देखो बच्चों, क्या है कि ये जो फेमस फैमिली थी भोसले की, और ये भोसले कहाँ के थे, वेरुल के, तो इन्होंने बहुत ही शानदार ग्रेट ब्रेवरी दिखाई है। तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर। अभी एक टेम्पल मतलब पता है आपको, मंदिर, और घृष्णेश्वर मतलब शंकर जी का ये मंदिर है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। It was about 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Verul caves was falling to pieces. अभी देखो करीबन 400 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक घृष्णेश्वर नाम का वेरुल केव्स, वेरुल नाम का जो गांव अभी हमने देखा था ना, भोसले फेमस जो भोसले थे वो कहाँ के थे, वेरुल के थे। तो वहाँ पे वेरुल में जो केव्स थे, गुफाएं, उधर यहाँ का जो मंदिर था घृष्णेश्वर, वो मतलब तकरीबन उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वो फॉलिंग टू पीसेस मतलब वो टुकड़ों में गिर रहा था या फिर उसकी दीवारें टूट रही थी, ऐसी उसकी कंडीशन थी। द वॉल्स हैड डेवलप क्रैक्स। वो मंदिर के जो भी वॉल्स थे उसमें बहुत बड़े क्रैक्स आ रहे थे, दरारें आ रही थी। द प्रीस्ट ऑल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल। और प्रीस्ट मतलब कौन, जो पुजारी, टेम्पल के जो पुजारी थे वो भी उस मंदिर को अकेला मतलब सुनसान छोड़ के जा रहे थे। डिजर्टेड मतलब छोड़ना या सुनसान। दस द टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ अ ग्रेट गॉड वॉज टोटली नेग्लेक्टेड मतलब इग्नोर करना, दुर्लक्षित करना, ऐसे। तो ये जो टेम्पल है जो कि भगवान के सम्मान में बांधा गया था, उसे पूरी तरह से दुर्लक्षित किया गया था। ऑल द डिवोटीज हु केम देयर mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. All the devotees मतलब आपको पता है भक्त, और mourned मतलब क्या कि उदास होते थे, शोक करते थे, और सॉरी स्टेट मतलब खराब हालत। तो अभी वहाँ पे जितने भी डिवोटीज आते थे, भक्त आते थे, उनको बहुत ही उदास लगता था। किस लिए कि मंदिर का जो अवस्था है मतलब सॉरी स्टेट मतलब ख़राब हालत देख के उन्हें बहुत बुरा लगता था। लेकिन सिर्फ उनके ये थॉट्स थे, कोई भी उसे रिपेयर करने के बारे में नहीं सोचता था। रिपेयर मतलब उसकी मरम्मत करना या उसे ठीक करना, इसके बारे में कोई नहीं सोचता था। सब लोग आके सिर्फ बोल के जाते थे, अरे रे बहुत ख़राब अवस्था है इस मंदिर की, ऐसे। लेकिन उसका जीर्णोद्धार यानी कि उसको रिपेयर करने के बारे में कोई नहीं सोचता था। A great devotee of Shiva visited the temple regularly. He would put flowers and betel on the lingam and express his innermost thoughts to the god. अभी देखो, ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा मतलब शिव जी के एक बड़े ही भक्त थे। तो वो हमेशा टेम्पल में आते थे और वो क्या करते थे, फूल और बेल, शिव जी को आपको पता है ना बेल पसंद है, तो वो भक्त थे, वो क्या करते थे, फूल और बेल है वो शिव जी के लिंग पे रखते थे, और अपनी इनर मोस्ट मतलब अंतर मन की जो भावना है या विचार है वो भगवान के सामने रख देते थे। He carried out extensive repair to the
टेम्पल एंड रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। अभी देखो इन्होंने क्या किया, एक्सटेंसिव रिपेयर, मतलब एक बड़ा और विशाल ऐसा रिपेयर का काम उन्होंने हाथ में ले लिया मंदिर के। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल कंडीशन थी मंदिर की उसे सुधारने के लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे रिपेयर का काम करवाया। ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट्स फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। अभी सिर्फ मंदिर को बना के सिर्फ फ़ायदा नहीं है, तो उसका रोज का रेगुलर का भी वर्क रहता है ना, तो उसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट की, मतलब क्या, व्यवस्था की। तो कैसे व्यवस्था की कि टेम्पल का जो मेंटेनेंस है वो ठीक से रहना चाहिए। मेंटेनेंस मतलब क्या, मतलब जैसे कि रोज़ की उसकी साफ़ सफाई होना चाहिए, या फिर उन्हें अच्छे से पूजा अर्चना होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने आगे देखो क्या क्या किया। नाउ देयर वेर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंड्योर ऑफ घृष्णेश्वर वॉज रिस्टोर। अभी उन्होंने मंदिर के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दिए लगाए, लाइट्स किए, मतलब दियों का इंतज़ाम उन्होंने किया। और उसके लिए तो फिर उन्होंने ऑफ कोर्स पुजारी वगैरह इन सब का भी अरेंजमेंट किया ही होगा। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो उस मंदिर का जो ग्रैंड्योर था, ग्रैंड्योर मतलब क्या, शान, जो शान थी वो वापस आ गई और घृष्णेश्वर जो मंदिर है उसमें सुधारणा हो गई। तो हु वॉज दिस डिवोटी हु डिड ऑल दिस एंड, ऐसा मतलब ये कौन डिवोटी थे कि इन्होंने ये सब किया। एंड ही वॉज मालोजी राजे भोसले। और ये कौन थे, ये थे मालोजी राजे भोसले। अभी इनके बारे में और अच्छे से जानकारी अभी आपको मिलेगी। अभी ये जो पिक्चर है वो है शहाजी राजे भोसले जी का। ये है अपने शिवाजी राजे भोसले के पिताजी। द भोसलेज ऑफ वेरूल, वेरूल के जो भोसले हैं उनके बारे में अभी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। मालोजी राजे भोसले द पाटिल ऑफ वेरूल वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। अभी हमने देखा ना, घृष्णेश्वर जी का मंदिर इन्होंने अच्छे से डेवलप किया और उसका मेंटेनेंस भी रेगुलरली करवाया। तो ये है अपने मालोजी राजे भोसले। ये कहाँ के पाटिल थे, ये वेरूल के पाटिल थे। पाटिल यानी कि एक पद रहता था, जैसे कि अभी भी बहुत बड़े पदों पे लोग रहते हैं, वैसे पाटिल को पाटिल नाम के इस पद को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता था। तो एक टाइप के गांव के सबसे मेन या इम्पोर्टेंट व्यक्ति आप ऐसे कह सकते हैं। तो वेरूल जो था वहाँ के जो पाटिल थे तो उनका नाम था मालोजी राजे भोसले और वो शिव जी के बड़े भक्त थे। बाबाजी राजे had two sons. Maloji Raje was the elder and Vithoji Raje the younger. Babaji Raje Bhosle had the rights of a patil in the Verul village. अभी देखो, बाबाजी राजे ये कौन थे, ये वेरूल के पाटिल थे और उन्हें राइट्स भी थे, मतलब अधिकार थे उनके पाटिल के, मतलब उनके अंदर सब अधिकार आते थे कि जिसके वजह से वो गांव के मेन या मुखिया बन गए थे। तो ये जो बाबाजी राजे हैं उनके दो बेटे थे। पहले बेटे हैं मालोजी राजे और दूसरे बेटे हैं वो है विठोजी राजे। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग। अभी ये जो मालोजी राजे हैं और विठोजी राजे हैं, ये दोनों भाई बड़े ही ब्रेव यानी शूर तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एंटरप्राइजिंग मतलब साहसी थे, किसी भी साहस करने से वो पीछे नहीं हटते थे। दे हैड इन देयर सर्विस मेनी आर्म मराठा ट्रूप्स। अभी इनके पास क्या थी, एक सशस्त्र सैनिक की सेना थी। आम मराठा ट्रुप्स इसका मतलब क्या था, क्या है कि सशस्त्र सैनिक, मतलब जितने भी सैनिक थे उनके पास उनकी तलवारें, भाले, जितने भी शस्त्र उस समय पे लगते थे, ढाले ऐसे, तो वो सारे शस्त्र उनके पास थे। मतलब ये लोग भी पूरी तरह से एकदम मजबूत सेना थी उनके पास खुद की। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। और ये समय कौन सा चालू था वहाँ पे, बड़ी ही अशांति का समय चालू था। द मुगल एम्पायर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक द किंगडम ऑफ निजाम शाह। अभी दिल्ली के जो एम्पायर है, मुगल एम्पायर,
तो उन्होंने निज़ाम शाही मतलब निज़ाम शाही का जो किंगडम थी उसके ऊपर अटैक किया था। दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह। और निज़ाम शाह जो है उसकी कैपिटल कौन सी थी? कैपिटल यानी क्या? राजधानी। तो निज़ाम शाह की कैपिटल कौन सी थी? दौलताबाद थी। मलिक अंबर वॉज हिज वज़ीर और चीफ मिनिस्टर। मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइज। अभी मलिक अंबर ये जो है वो कौन थे? वज़ीर थे। वज़ीर यानी कौन? चीफ मिनिस्टर। तो ये निज़ाम शाह के वज़ीर यानी कि चीफ मिनिस्टर थे और वो कैसे थे? एबल मतलब पूरी तरह से सक्षम थे और वाइज भी थे। वाइज यानी होशियार थे, ब्रिलियंट थे। The two capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Parganas. अभी देखो ये इतने होशियार वजीर थे कि इनके नज़र से कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स मतलब सक्षम और एकदम शूर ब्रदर थे ये जो वेरुल के दो जो सन थे, दो भाई जो थे, वो इनकी नज़र से कैसे चूक सकते थे? जैसे कि मालोजी राजे और विठोजी राजे, इनके बारे में जानकारी ये जो वज़ीर है वो भी तो रखते थे, तो इनके नज़र से वो छूट नहीं पा रहे थे। मतलब उन्होंने उनकी सिफारिश की। रिकमेंडेड मतलब सिफारिश करना। किसके पास सिफारिश की? ये जो निज़ाम शाह है तो उनके पास इनकी सिफारिश की कि जैसे कि ये दो भाई बड़े लड़ाकू है या फिर अच्छे हैं, ब्रेव है, तो इनका हमें हमारी सल्तनत में बहुत इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे उनकी सिफारिश की। और उनको फिर शाह है निज़ाम शाह, तो उन्होंने क्या किया? कॉन्फर्ड मतलब देना। क्या दिया उन्होंने उनको? मालोजी राजे को उन्होंने जागीर दी। कौन सी जागीरें दी उनको? पुणे एंड सुपे परगनाज, ये दो जागीरें उनको मालोजी को दे दी। So the Bhosles become rich and powerful. Maloji Raje's wife was Umabai. She came from the house of Nimbalkars of Fulton. अभी देखो भोसले जो है वो इस वजह से क्या हो गए? और ही रिच और पावरफुल हो गए। और मालोजी राजे की जो वाइफ थी उनका नाम था उमाबाई। और उमाबाई कौन सी फैमिली से थे? वो निम्बालकर फैमिली से थी जो कि फल्टन की थी। They had two sons, Shahaji and Sharifji. Maloji Raje was killed in the battle at Indapur. अभी देखो उनको दो बेटे थे, एक का नाम था शाहजी राजे और दूसरे का नाम था शरीफ जी। ये मालोजी राजे के दो बेटे आए हैं, कौन? शाहजी और शरीफ जी। मालोजी राजे एक बैटल में मतलब जो युद्ध हुआ इंदापुर के उसमें मारे गए। तो एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years old. Then विठोजी राजे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर। अभी क्या हुआ देखो, इंदापुर में जो युद्ध हुआ उसमें तो मालोजी राजे मारे गए, लेकिन उस समय पे सिर्फ शाहजी राजे जो थे वो सिर्फ 5 साल के थे। तो अभी वो क्या कर सकते थे? लेकिन उनके जो चाचा जी थे विठोजी राजे, उन्होंने शाहजी राजे को भी संभाला और उनकी जो जागीर थी उनको भी देख लिया। लेटर ही आस्क इन मैरिज ऑफ शाहजी द डॉटर ऑफ लखोजी राव जाधव। अभी फिर बाद में क्या हुआ कि शाहजी राजे का अभी बड़े हो गए तो उनका ब्याह करवाना चाहिए, शादी करवानी चाहिए, इसलिए उन्होंने किसकी लड़की देखी? जो कि लखोजी राव जाधव, वो सिंदखेड़ के फेमस सरदार थे ना, तो उनकी बेटी थी, उनके साथ उनकी शादी करवाने का उन्होंने सोच लिया। तो जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखोजी राव वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड्स। अभी ये जो लखोजी राव जाधव थे उनकी जो लड़की थी जीजाबाई वो बड़ी ही सुलक्षणी थी। मतलब उनमें जो गुण थे उनसे से पता चल रहा था कि ये फेवर्ड बाय गॉड मतलब सुलक्षणी है। लखोजी राव एक्सेप्टेड विठोजी राजेज प्रपोजल। अभी लखोजी राव ने एक्सेप्ट किया मतलब स्वीकार किया किसका? विठोजी राजे यानी कि शाहजी राजे के जो चाचा थे विठोजी राजे, उन्होंने प्रपोजल दिया था ना कि हमारे भतीजे के साथ आपकी लड़की का ब्याह करोगे क्या? तो फिर ये प्रस्ताव जो है वो लखोजी राजे ने स्वीकार कर लिया। लखोजी राव वॉज अ ब्रेव एंड वैलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह। वैलियंट मतलब क्या? बहादुर।
अभी ये जो लखोजी राव थे वो बड़े ही ब्रेव थे और बहादुर भी थे। वैलेंट मतलब बहादुर। कहाँ पे उनका वो काम कर रहे थे, वो भी निज़ाम शाह के कोर्ट में काम कर रहे थे, वहाँ पे वो सरदार थे। ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन, और उनकी भी खुद की बड़ी आर्मी थी, खुद की बड़ी सेना थी। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह, और निज़ाम शाह का जो कोर्ट था वहाँ पे उनके कमांड को यानी कि उनकी आज्ञा को बड़ा ही रिस्पेक्ट या फिर ऑनर सम्मान मिलता था। मतलब सब लोग उनका जो भी कहना था वो मान लेते थे, क्योंकि ये जो ऐसे सरदार थे कि इनकी खुद की बड़ी सेना थी और ये खुद भी बड़े बहादुर थे। He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jizabai with great pomp. तो अभी इन्होंने जो शाहजी राजे और जीजाबाई है उनकी शादी बड़े ही ग्रेट पॉम्प से की। इस तरह से शाहजी राजे और जीजाबाई का पॉम्प मतलब बड़े ही धूमधाम से उन्होंने शादी की। जीजाबाई बिकम द फॉर्चून ऑफ द भोसले फैमिली, और जीजाबाई फॉर्चून, फॉर्चून यानी क्या, भाग्य। ऐसे हम लोग कह सकते हैं ना कि जीजाबाई जो है वो भोसले फैमिली के लिए भाग्य लेके आई। शाहजी राजे, अभी शाहजी राजे के बारे में देखते हैं। निज़ाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर ही हैड कॉन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। अभी देखो निज़ाम शाह ने क्या किया कि जो जागीर उन्होंने मालोजी राजे को दी थी वो उन्होंने किसको ट्रांसफ़र की, शाहजी राजे को, यानी मालोजी राजे के जो बेटे थे शाहजी राजे उनको उन्होंने वो प्रॉपर्टी यानी कि वो जागीर जो ही जागीर दे दी। Shahaji Raje was a brave and capable man held in great respect at the court of निज़ाम शाह। अभी शाहजी राजे भी कैसे थे, एकदम ब्रेव थे और कैपेबल थे। जो भी उनको काम दिया जाता था वो पूरी निष्ठा के साथ उसे पूरा कर देते थे, और इसके वजह से उन्हें भी ग्रेट रिस्पेक्ट था। कहाँ पे, निज़ाम शाह के कोर्ट में। The Mughal Emperor decided to conquer the kingdom of निज़ाम शाह। अभी इसी समय क्या हुआ देखो, मुग़ल एम्पायर जो था उसने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि अभी वो निज़ाम शाह की जो किंगडम है उसे कॉन्कर यानी क्या, जीतना। तो उसने डिसाइड कर लिया कि निज़ाम शाह का जो किंगडम है उसे मुझे जीतना ही है, यानी कि फिर से आ गया युद्ध। फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। लेकिन उसके लिए उसने क्या किया देखो, अलायंस यानी गठबंधन। वो अकेले नहीं गया लड़ने के लिए, उसने क्या किया, जो बीजापुर का आदिल शाह था उसके साथ गठबंधन किया, मतलब उसके साथ उसने हाथ मिलाया। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉर ब्रेवली टू सेव निजाम शाही। अभी देखो ये निज़ाम शाही का वजीर था कौन, मलिक अंबर, उसने और शाहजी राजे ने बड़े ही ब्रेव से मतलब ब्रेवली उन्होंने फाउट किया, मतलब फाइटिंग की, लड़ाई की निजाम शाही को बचाने के लिए। दे डेफिटेड बोथ द आर्मीज़, और इन्होंने क्या किया, वो मुग़ल का और ये जो बीजापुर का जो आर्मी था उन्हें हराया। डिफिटेड मतलब हराया। दिस बैटल टुक प्लेस एट भटवाड़ी नियर अहिल्यानगर। और ये जो इतना बड़ा युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था पता है आपको, वो हुआ था अहिल्यानगर के नज़दीक में, एक भाटवाड़ी करके जगह है, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल। अभी ये जो शरीफ जी थे उनके भाई जो थे वो इस युद्ध में मारे गए। शाहजी राजे डिस्प्लेड ग्रेट वॉलर। अभी शाहजी राजे जो है उन्होंने बड़ी ही वीरता दिखाई यहाँ पे। ही वॉज प्रेज्ड एवरीवेयर एज अ ब्रेव जनरल। प्रेज मतलब प्रशंसा। तो इस वजह से क्या हुआ, सभी जगह पे उनकी शूरता की प्रशंसा होने लगी। His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. Jealous मतलब एकदम उसे भी ईर्ष्या होने लगी। अभी देखो इस वजह से क्या हुआ कि चारों ओर उनकी प्रशंसा होने लगी शाहजी राजे की, और जो कोर्ट था उनका वहाँ पे भी उनकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। जैसे कि एनचांस मतलब बढ़ना, तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने के वजह से जो मलिक अंबर था जो कि वहाँ का वजीर था उसे भी थोड़ा जेलसी फील होने लगी कि मेरा कोई इम्पोर्टेंस अभी बचा है कि नहीं, ऐसे।
दिस ग्रेजुअली लेड टू एंटागोनिज्म बिटवीन देम। एंटागोनिज्म मतलब विरोध। अभी इस वजह से हमेशा अभी उन दोनों के बीच में, मतलब शाहजी राजे और ये जो वज़ीर है, इनके बीच में हमेशा विरोध होने लगा। मतलब अगर एक कोई किसी एक चीज़ को सपोर्ट करेगा तो दूसरा उसको विरोध करेगा। ये सिचुएशन हमेशा आती रही। इसके वजह से क्या हुआ देखो, एज अ रिज़ल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निज़ाम शाही एंड जॉइंट द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर। अभी इसके वजह से क्या हुआ कि शाहजी राजे परेशान हो गए इन सारे चीज़ों के वजह से, और उन्होंने निज़ाम शाही जो है वो छोड़ दी, और बीजापुर के जो आदिल शाह है उनके यहाँ पे उन्होंने सरदार की ज्वाइन कर ली। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी। अभी आदिल शाह जो है उन्होंने बड़े ही ऑनर से, यानी कि सम्मान से उन्हें एक टाइटल दे दिया, मतलब एक किताब दे दिया। उसका नाम था सर लश्कर। सर लश्कर यानी कि क्या, चीफ ऑफ आर्मी नाम का उन्हें एक पद दे दिया। Later there were many developments in निज़ाम शाही। द वज़ीर मलिक अंबर डाइड। अभी देखो बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि निज़ाम शाही में भी बहुत सारी घटनाएं घट गई। डेवलपमेंट्स मतलब घटनाएं हो गई वहाँ पे। ये जो वज़ीर मलिक अंबर थे वो मर गए। His scheming son फ़तेह खान बिकम द वज़ीर ऑफ निज़ाम शाही। अभी उनके जाने के बाद वहाँ पे निज़ाम शाही को कौन वज़ीर मिल गया, फ़तेह खान। फ़तेह खान कौन था, मलिक अंबर का लड़का था, और वो बड़ा ही स्कीमिंग यानी षड्यंत्रकारी था। During his period, the निज़ाम शाही began to decline। अभी क्या हुआ इस पीरियड में, निज़ाम शाही जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता एकदम गिरने लगी, मतलब क्षीण होती गई। At about the same time, there was a threat of मुग़ल अग्रेशन। और उसी टाइम पे मुग़ल के जो एम्पायर थे वहाँ से अग्रेशन यानी कि आक्रमण होने की ज़्यादा चिंता वहाँ पे होने लगी, या फिर थ्रेट यानी खतरा। तो वो खतरा मंडराने लगा कि मुग़ल एम्पायर जो है वो आक्रमण ना कर दे ऐसे। सो निज़ाम शाह's मदर अपील टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निज़ाम शाही एंड सेव इट। और उसके वजह से निज़ाम शाह की जो मदर थी तो उन्होंने अपील किया, मतलब रिक्वेस्ट किया, किसको, शाहजी राजे को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ वापस लौट के आ जाओ निज़ाम शाही में और निज़ाम शाही को सेव करो, बचा लो। देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही एंड रिटर्न टू निज़ाम शाही। और इसके लिए शाहजी राजे फिर से आदिल शाही को छोड़ दिया उन्होंने और निज़ाम शाही को ज्वाइन कर लिया। सो इस तरह से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आप इसे समझ के मतलब अच्छे से रीड करके समझ के लेना, तो आपके ये बड़े ही समझ में आ जाएगा आसानी से। सो थैंक यू सो मच।